हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। क्या बांग्लादेश के बाद जो हालात आपने देखे हैं वो हिंदुस्तान का होने जा रहा है? इन तस्वीरों से आप समझिए कि भारत की तस्वीर में वो तस्वीर आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो इस देश के कुछ नेताओं ने तलाश ली है, और हिंदुस्तान का आने वाला वक्त में भविष्य कैसा होगा। नंबर 1, बांग्लादेश की स्थिति आपके सामने है। वहां पे किन लोगों ने पूरे शहर पूरे देश का हाल बुरा कर दिया, ये बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ दोस्तों एक देश और है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ब्रिटेन में भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में 400 से ज्यादा पत्थरबाजों को पकड़ा गया है। वहां पे 3 लड़कियों की मौत की खबर के बाद पूरे देश में गोरे वर्सेस मुसलमानों के बीच महायुद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। और उसके बाद यह सवाल उठता है कि क्या जिन देशों में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है वहां पे स्थिति भी भयानक होती जा रही है। अब ब्रिटेन के बाद सवाल फ्रांस का। फ्रांस के चुनाव पर इसी एंगल पे पूरा चुनाव हुआ, पूरी वोटिंग हुई और वहां की तस्वीर पूरी बदल गई। और जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा की बात कर रहे थे उनकी सत्ता ही ध्वस्त हो गई। और वहां पे सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो मुसलमानों के मुद्दे को बनाया गया है। और वहां पे जो राजनीति हुई और जो चुनाव हुए, दोनों पर इसकी जो साया है वो साफ साफ देखी गई। और इसके अलावा जो फ्रांस की हालत है, फ्रांस में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई मुसलमानों की, ब्रिटेन में क्या स्थिति है, बांग्लादेश की स्थिति आपको दुनिया बता रही है। यूरोप में जो मुसलमानों का एक मामला सामने निकल कर आ रहा पिछले कई सालों से या एक दशक से, वो तस्वीर क्या पूरी तरीके से भयानक हो चुकी है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या साल 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा? अगर यह रिपोर्ट आप नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, लेकिन अगर आपको मुल्क से प्यार है तो इस रिपोर्ट को आप पूरी देखिए, समझिए हमारे 7 मुद्दों में हिंदुस्तान का भविष्य डर के साए में क्यों दिखता है, और समझिए इस बात को कि हमारे देश के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी है, उसका फायदा उनको क्यों दिखाई देता है। हमने आपको दिखाया ना कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, और यह हिंदुस्तान का मैप भी आपको दिखा दिया है। ऐसा मैप कौन प्लान कर रहा है हिंदुस्तान का दोस्तों, यह आपको समझाते हैं। सवाल यह उठता है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए किसको चाहिए? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर ऐलान कर दिया कि उन्हें किसी भी हाल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर बांग्लादेश, फ्रांस, ब्रिटेन वाली स्थिति हिंदुस्तान में होती है तो देश का हिंदू कहां जाएगा? क्योंकि दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। 120 करोड़ की आबादी के पीछे कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे हिंदू जाके शरण ले पाएगा। आप सुनिए, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। दूसरी तस्वीर है योगी आदित्यनाथ की। 120 करोड़ हिंदुओं के जो जेम्स बॉन्ड बने हुए हैं वो योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। और इनसे लोगों को बहुत उम्मीद है कि जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है दुनिया भर में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और योगी ने खुलकर बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में टिप्पणी की है, वो भी सुनिए। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसके आगे आते हैं, सवाल लोग उठा रहे हैं राहुल गांधी की धर्म पे, सवाल लोग उठा रहे हैं अखिलेश यादव के धर्म पे। और पूरा सोशल मीडिया और देश की राय 2 भागों में बटी है। एक इनके समर्थक अपने नेता को मसीहा बता रहे हैं, और जो इनके समर्थक नहीं है, राष्ट्र के समर्थक हैं, वो इनको नकली हिंदू बता रहे हैं। यह आपको तय करना है कि बाबा बागेश्वर की बात में दम है, योगी आदित्यनाथ के भविष्य में दम है, या राहुल गांधी अखिलेश यादव की राजनीति में दम है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, ये देखिए, एक हिंदुस्तान है जहां पे लगभग 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हो चुके हैं, और एक नेपाल है, और कुछ ऐसे ही करोड़ 1.5 करोड़ की मात्रा में बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए कि ये अरब का मैप है, और ये मैप वैसे देशों का हमने चुना है जहां पे आबादी मुसलमानों की लगभग 100% है। लीबिया में आप देखिए 100%, लगभग 100%।
आप देखिए ये इस देश में भी 100% ग्रीन मैप आपको दिखाया, इसीलिए आप इस देश में भी देखिए 100% आबादी है। आप कहीं भी देखेंगे 100% आबादी वाले देश हैं, और इनकी जहां आबादी ज्यादा होती है वहां दूसरे धर्मों का विस्तार न तो कभी इतिहास में हुआ और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। लेकिन जब सवाल हिंदुस्तान का आता है तो हमारे देश के नेता जातियों में बांटने लगते हैं। क्या ये मैप उनको दिखाई नहीं देता है? अगर दुनिया के 60 देशों को यह राइट मिला है कि वो अपनी राजनीति, कूटनीति, देश नीति सब कुछ अपने अनुसार तय कर सकते हैं, तो ये जो कलर है हरा वो हिंदुस्तान का क्यों नहीं हो सकता भगवा? ये सवाल लोग उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, 120 करोड़ हिंदू हैं लेकिन देश एक भी नहीं है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। लेकिन 190 करोड़ मुस्लिम आबादी पे कुल 60 देश अलग से हैं, और उन देशों की तस्वीर बिल्कुल वैसी है जहां पे कहीं 98%, कहीं 97%, कहीं 99%, कहीं 96%, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब में जो टोटल पॉपुलेशन है, आप पूरे पाकिस्तान में जब हिंदुओं को तलाशने जाएंगे तो 35 लाख हिंदू मिल जाएंगे आपको, और कुछ ऐसे ही 33 लाख आपको क्रिश्चियन मिल जाएंगे। तो जो पूरी आबादी है वो एक धर्म की है, और इन्होंने डेमोक्रेसी न चुनने के बजाय इन्होंने अपना इस्लाम चुन लिया, और वहां पे सब कुछ चल रहा है। और अगर एक हिंदू पूजा करना चाहता है तो उसको नहीं करने दिया जाएगा। दानिश कनेरिया सबसे बड़े उदाहरण है पाकिस्तान में, जिनको क्रिकेट खेलने में बहुत मुश्किल हुई और उनको यह तक कहा गया कि आप दानिश कनेरिया अपना नाम बदल लीजिए, लेकिन वो अड़े रहे उस बात पे और उनको तमाम चुनौतियों से गुजरना पड़ा। अब आप ये देखिए कि 190 करोड़ में 60 देश है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे देश अलग अलग देश हैं, और ये इनके लिए अलग देश है, इनका अलग कानून है, यहाँ पे अपना इनका जो है संविधान नहीं शरीयत चलता है। ये सारे देश अलग अलग है, आप देखिए ये सारे देश अलग हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड मैप पर आपको एक भी देश ऐसा नहीं दिखेगा जो हिंदुओं के लिए हो। इसीलिए हिंदुस्तान के भीतर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठ गया है। बाबा बागेश्वर से लेकर संतों तक ने इस बात की भारी मांग कर ली है कि कैसे आखिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात क्यों डरावनी है उस बात को समझना पड़ेगा। साल 2050 में क्या वाकई भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा? इस बात के कितने सबूत हैं और कितने फैक्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये जो मैप आपके सामने है दोस्तों, ये सवाल हमारा है कि क्या 2050 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा? और एक मैप हमने लिया है, आप उस मैप को थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम इसको जो है एडिटिंग टेबल पे बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाए कि कैसे ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये लाइन, इस लाइन को समझिए। हिंदुस्तान में जब आजादी हुई साल 1947 में, जब आजादी मिली और दो मुल्क बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान, उस वक्त स्थिति यह थी कि पूरे देश में जो है भारत में 47 में 10 करोड़ मुसलमान थे, 6.5 करोड़ पाकिस्तान चले गए, 3.5 करोड़ हिंदुस्तान रह गए। अब वो 3.5 करोड़ जो संख्या थी 3.5, वो देखिए साल 2050, ये 2050 लिखा है, साल 2050 तक पॉपुलेशन 31 करोड़ मतलब 10 लाख, ये सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन होगी। इंडिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन होगी 31 करोड़ 10 लाख 2050 में। और जो चेंजेस है ना दोस्त, वो शेयर मार्केट की तरह लाइन ऐसे दिखेगी आपको। 76% की ग्रोथ है, ये 76% की ग्रोथ साल 1950 में, और इसी के दम पे जो है पीएफआई भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है। अब हिंदुओं के बारे में बात कर लीजिए, ये वाला जो पैरा है वो हिंदुओं का है, समझिए ध्यान से। 2050 में अभी आपकी आबादी कितनी है? हमारी आपकी आबादी, अलग अलग आंकड़े, साल 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई, उस मुताबिक अलग अलग दावे किए जाते हैं, और एक दावे के मुताबिक कि अभी 100 करोड़ पार कर चुके हैं। लेकिन आज 2024 है और 50 पूरा होने में लगभग 26 साल का वक्त है। 26 साल में आपकी जो आबादी होगी 100 करोड़ के बजाय वो आबादी दोस्तों कितनी हो जाएगी? आप उससे समझिए 33% की ग्रोथ होगी, सिर्फ 33% की ग्रोथ होगी। यहां 76% की ग्रोथ है, यहां 33% की है, और जो टोटल आबादी होगी 130 करोड़ हो जाएगी, और आप यहां पर हो जाएंगे पस्त। और उसके बाद आएगा पीएफआई का एजेंडा और दुनिया भर का एजेंडा, विस्तार नीति के एजेंडे के तहत हिंदुस्तान को भी शामिल किया जाएगा। और जो क्रिश्चियन है वो 3.7 करोड़ है इंडिया में, लगभग 3 करोड़ 70 लाख।
उनका जो चेंज रेट आपको दिखाई दे रहा है, ग्रोथ रेट, वो लगभग 18% होगा। यानी नंबर 1 पर मुसलमान हैं जो 76% के हिसाब से बढ़ेंगे 2050 तक। दूसरे नंबर पे हिंदू हैं जो 33% के हिसाब से बढ़ जाएंगे उस वक्त, और 18% के हिसाब से क्रिश्चियन का जो ग्रोथ होने वाला है। तो आप ये अंतर देखिए कि अगर क्रिश्चियन और हिंदू दोनों मिल भी जाएं तो मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट है उसको पीछे नहीं कर पाएंगे। ये इसके आगे की जो रिपोर्ट है वो आपको समझाएंगे। आप समझिए कि ये 2050 है, लेकिन अगर 2080 की बात कर दी जाए, 2080 की बात अगर आप करेंगे तो ये जो 180 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है वो आंकड़ा भी पार किया जा सकता है। दोस्तों, बात समझने वाली ये है कि ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो साल 2011 जनगणना के मुताबिक लिए गए हैं और उन्हीं के अनुसार जो है इसे तुलना करके आगे बढ़ाया गया है। हो सकता है कि जब 2050 में जनगणना आए या 2024 में अगर जनगणना आती और 2050 की परिकल्पना की जाती तो ये जो 31 करोड़ 10 लाख आपको दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम संभावित 2050 में, हो सकता है कि वो उस वक्त 40 से 45 करोड़ भी हो जाए। लगभग वो पॉपुलेशन जो आजादी के बाद पूरे हिंदुस्तान की हुआ करती थी। इससे आप आंकड़ा लगाइए। अब आपकी एज 20 साल है साहब, ढिंडोरा पीटिए, कुछ नहीं होगा। 40 साल के होने के बाद फिर आप ये वीडियो देखिएगा और जिम्मेदार आप खुद होंगे। सवाल ये है कि ये जो रफ्तार है, जो विस्तार नीति है 2010 से 2030 की, वो पूरी दुनिया में कैसे घूमी, इस बात को समझिए। यूरोप में क्या हुआ, मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, सब सहारन अफ्रीका में क्या हुआ और एशिया पैसिफिक में क्या हुआ, इस बात को आप समझिए और आप बहुत खुली आंखों से देखिए। आपके लिए जो इमेज लेकर आए हैं सारी बातें उसी में छिपी हुई है। ये देखिए आप 2030 में जो अफ्रीका का, ये सब अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लकीर होगी क्षेत्रफल में, यहां तक भाईजान अपना विस्तार कर लेंगे। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है मिडिल ईस्ट की तस्वीर है। 2030 में यहां तक विस्तार हो जाएगा। एशिया जो पैसिफिक है आप उसके हिस्से में हैं और ये जो विस्तार है यहां तक हो जाएगा। और ये जो है यूरोप है दोस्तों, और यूरोप पे बात होनी चाहिए, अंग्रेजों के शहर पे बात तो होनी चाहिए और इसीलिए स्पेशल स्लाइड में बात यूरोप की होगी। आखिर यूरोप में चल क्या रहा है, क्यों अंग्रेज परेशान हैं, जिन्होंने दुनिया को गुलाम बना लिया, किसी भी देश पे कब्जा कर लिया, किसी भी देश पे तानाशाही कर ली, वो आखिर क्यों परेशान है और बाप रे बाप क्यों कर रहे हैं। फ्रांस में योगी मॉडल की बात क्यों की जा रही है, फ्रांस में बुलडोजर मॉडल की बात क्यों जा रही है, ब्रिटेन में सब कुछ बंद क्यों हो रहा है, ऋषि सुनक की सरकार क्यों चली गई, ब्रिटेन के भीतर गाय वाले को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। ये सारे जो टॉपिक हैं वो हिंदुस्तान के भविष्य से जुड़े हुए हैं, आप समझिए। अब एक एक देश पर आते हैं। ये जो 18% है इसे डार्क किया गया है ताकि आप समझ पाए कि वहां पे वो पॉपुलेशन आगे बढ़ चुकी है जिसके बाद खतरा ज्यादा। ये फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस में जो है कितने प्रतिशत हो गए हैं, 12.7%। और फ्रांस की जो पूरी हालत है, जो पूरी वहां पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो जो उनका पूरा एजेंडा है वो 12.7% पे घूम रहा है। और बाकायदे जो वहां पे जो राष्ट्रपति थे मैक्रों, उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम जो है इसके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पार्टियां मुसलमान एजेंडे के खिलाफ काम करती हैं हम उन्हें रोकने के लिए काम करना चाहते हैं। अब 12.7% में ये स्थिति है और फ्रांस में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बात करते हैं ब्रिटेन की, लंदन, और लंदन के अंदर लीड्स, वहां की जो तस्वीरें हैं पूरी दुनिया देख रही है। मात्र 9.7% की जो आबादी है वो मुस्लिम पॉपुलेशन की है और उसके बाद उस शहर में वो स्थिति हो चुकी है कि वहां पे प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दुकानें कई दिनों से बंद हैं, 3 लड़कियों की हत्या की गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। पूरा ब्रिटेन का जो कानून का मॉडल था वो फेल हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है और ना तो गोरे समझ रहे हैं ना मुसलमानों को समझाया जा सका है। और जो दुनिया ये कह रही थी कि जो उदारवादी नीति के तहत आपने घर के दरवाजे खोले कि आप हमारे शहर में आकर बसिए, उसके परिणाम जो हैं दोस्तों वो कितने घातक हो चुके हैं। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि 400 लोगों को दंगा और हिंसा फैलाने के आरोप में FIR करके उनको गिरफ्तार किया गया दोस्तों। और ब्रिटेन के भीतर चूंकि वहां पे जो खाना पीना रहना और जो व्यवस्था है वो थोड़ी अलग है, मतलब खुलेपन की है, लेकिन वहां पे ये दबाव पड़ने लगा कि भाई हम बुर्के में रहेंगे या हमारा अपना कानून है, हमारे लिए धर्म सबसे बड़ा है। ये तमाम जो टॉपिक्स हैं वो जो है दोस्तों वो कहानी वहां पे शुरू होने लगी है। और ये बात आप समझेंगे अगर तो आप समझ पाएंगे कि ये स्थिति सिर्फ वहां ब्रिटेन की नहीं है। आप देखिए कि ये भी एक देश है, ये यहां पर देखिए मात्र जो है जो आबादी है
वो 11.1% है, 11.1% है स्वीडन की आबादी मुसलमानों की, और वहां पे भी बहुत सी चीजें चल रही हैं। जर्मनी देखिए हिट लिस्ट पर आ चुका है, वहां पे 8.7%। ये अप्रवासी हैं, बाहर से आके बसे हुए, कहां से आकर बसे हुए हैं ये भी आपको बताते हैं। तो ये जो आप मैप पूरा देख रहे हैं, ये आपको मैप दिखाई देगा कि यूरोप के भीतर कैसे अरब ने एंट्री ले ली है। और अरब चूंकि जब 60 देश पहले से है, आप इस बात को समझिए कि शेख हसीना हो गई, जब उन्हें भागना पड़ा तो किसी मुस्लिम देश में नहीं भागी, वो आती है एक लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में। ऐसे ही जब भी किसी को भागना होता है तो वो हिंदुस्तान या फिर ऐसे देशों में शरण लेता है जहां पे वो बच पाए और अपने आप को सुरक्षित रख पाए। तो ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब देश 160 देश है आपके पास, तो वहां शेख हसीना क्यों नहीं गई? शेख हसीना को यहां इन 60 देशों के बजाय हिंदुस्तान क्यों दिखा? और हिंदुस्तान का जो मॉडल है उसे ध्वस्त करने के लिए जो पीएफआई का मॉडल है, जो आईएसआई का मॉडल है, जो पाकिस्तान की नीति है, जो अमेरिका की नीति है, वो टोटल नीति ये है कि भारत सरकार कोई कानून लेकर ना आ पाए और भारत में कमजोर नेताओं को चुनने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों और अपनी बात को यहीं पे रोकता हूं ताकि आप समझ पाएं, और जरूरत पड़े तो आप एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा से सुनिएगा, सारे फैक्ट को देखिएगा। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए और जब उसी वक्त झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जेल गए, तो दोनों मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ एक मुख्यमंत्री के लिए एजेंडा बनाया गया, नैरेटिव गढ़ा गया। अरविंद केजरीवाल चूंकि अमेरिका हो या फिर आईएसआई हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, वो एक ऐसे नेता को चाहते हैं जो भारत की मोनोपोली को कमजोर करने वाली डील कर सके या ऐसी डील कर पाए जिससे दुनिया पर भारत की जो छवि है वो कमजोर हो पाए। और उन्हें ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस देश के प्रधानमंत्री होंगे या राहुल गांधी अगर इस देश के प्रधानमंत्री होंगे तो शायद वो जो एक मकसद है वो पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए चुनाव में न सिर्फ हिंदुस्तान की शक्तियां काम कर रही थी बल्कि विदेशों की शक्तियां भी काम कर रही थी। इसका एग्जाम्पल आपको लेना है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान है चुनावी रैलियों में कि एक देश ने उनसे एयरबेस बनाने के लिए कहा और जब हमने एयरबेस बनाने से मना कर दिया तो उन्होंने हमको धमकी दी। और वो देश कौन है? वो देश वही है जिसने पहले ही 60 देशों को बर्बाद कर दिया। देश का नाम है अमेरिका। लेकिन अभी ये जो भारत है दोस्तों, ये उस स्थिति में नहीं कि आप कहिएगा तो सलाम कर देंगे और झुक जाएंगे। भारत है, जवाब भी देता है। जब रशिया से तेल खरीदने लगा भारत, अमेरिका ने खूब कोशिश की, बोले साहब नहीं रुकेंगे। और भाई जयशंकर साहब को सब जानते हैं कि वो नेता नहीं है, वो अधिकारी है, भाषा वही है। तो इस पे काम करने की जरूरत है। और यही जो डर है, इसी डर के कारण जो अजीत डोभाल थे, जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो मोदी सरकार ने किसी नए एनएसए को चुनने के बजाय अपने सबसे भरोसेमंद जेम्स बॉन्ड को बुलाया। और एनएसए अजीत डोभाल बांग्लादेश, चीन, बाकी के देशों में जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं उन पे ध्यान रख रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पाकिस्तान की आईएसआई वाली सोच, जो भारत में बहुत पहले एंट्री ले चुका है। और भारत में जो बीज जो पनप रहे हैं, अगर उन्हें नहीं काटा गया तो खतरा तो हिंदुस्तान में भी होगा। और फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात आपको साबित करनी पड़ेगी। एक वक्त आएगा जब शीर्ष पदों पर बैठे इस देश के नेता ही कहेंगे साहब हिंदुओं का राष्ट्र घोषित करना चाहिए। भारत न्यूज संवाददाता हर पल की खबर पर हमारी नजर। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से इच्छुक उम्मीदवार खबरों व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। ऐसी ही छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।